बैंक आपकी प्रॉपर्टी कोर्ट की बिना सहायता के छीन सकती है। मैं हूं एडवोकेट प्रीति राठौड़। आज बताऊंगी आपको सारफेसी एक्ट की पूरी सच्चाई, इतिहास से लेकर आज के बड़े फैसलों तक। रुकिए, कहीं जाइएगा मत, 10 मिनट में पूरा एक्ट समझाऊंगी। ये कानून कब बना, क्यों बना, बैंक लोन रिकवरी कैसे करता है और कोर्ट में जाने की जरूरत है या नहीं, सब कुछ एग्जाम्पल्स और फेमस केसेस के साथ। सारफेसी एक्ट पार्लियामेंट ने 2002 में पास किया। आधिकारिक तौर पर अधिनियम की इनैक्टमेंट डेट 17 दिसंबर 2002 है। यह अधिनियम वो रास्ता देने के लिए लाया गया था जिससे बैंक और वित्तीय संस्थान सिक्योर्ड लोन्स की रिकवरी जल्दी और प्रभावी तरीके से कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तेजी से रिकवरी हो सके, और दूसरा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन का स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क देना। तीसरा, बैंक क्रेडिट सिस्टम को मजबूत रखना ताकि डिजिटल बड़ी लोन फसलों का बोझ कम हो सके। इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि बैंक अब लंबी कोर्ट लड़ाइयों पर निर्भर नहीं है और सिक्योरिटी को एजेंसी के जरिए बेचकर पैसा वापस पा सके। बैंक क्या क्या कर सकता है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला, कोर्ट फ्री इन्फोर्समेंट। सिक्योर्ड क्रेडिटर सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग बिना कोर्ट के भी सिक्योरिटी की पोजीशन लेकर उसे बेच सकता है, नीलाम कर सकता है, यानी जुडिशियल अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यह सारफेसी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। दूसरा है डिमांड नोटिस 60 डेज। बैंक को एक डिमांड नोटिस देनी होती है और बोरोवर के पास 60 दिन होते हैं। अगर इन 60 दिनों में भुगतान नहीं होता है तो बैंक इसमें एक्शन ले सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 एंड 3। तीसरा, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। बैंक अपनी खराब एसेट को बेचकर एआरसी को दे सकते हैं। एआरसी फिर एसेट्स को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। चलिए अब इसका प्रोसीजर जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, बैंक डिफॉल्ट आइडेंटिफाई करेगा और फॉर्मल डिमांड नोटिस भेजेगा 60 डेज। स्टेप 2, बोरोवर 60 दिन में रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, पर बैंक को 15 दिन में रिप्लाई देना होता है। कोई सेटलमेंट नहीं या रिप्रेजेंटेशन अस्वीकार हो जाए तो ऑथराइज्ड ऑफिसर पोजीशन ले सकता है, फिजिकल या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। स्टेप 4, बैंक का ऑथराइज्ड ऑफिसर एसेट का ऑक्शन, लीज, सेल कर सकता है या किसी को मैनेज करने के लिए दे सकता है। अब बोरोवर के अधिकार। बोरोवर को डिमांड नोटिस के खिलाफ डीआरटी डीआरओ में चैलेंज करने का राइट है। सेक्शन 13 की कार्रवाई के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन डालने पर बैंक को तर्क देना होता है। अगर प्रक्रिया में इरेगुलरिटी हुई तो बोरोवर डीआरटी में अपना रिलीफ मांग सकता है। कहते हैं कि खेती की जमीन पर सारफेसी लागू नहीं होता, पर असलियत थोड़ी सी अलग है। सेक्शन 31 में कृषि भूमि को कुछ हद तक अलग रखा गया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड पर एग्रीकल्चर लिखा होना काफ़ी नहीं है। जमीन का वास्तविक उपयोग मायने रखता है, यानी कि अगर जमीन खेती के काम की नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर दिखाई देती है, तो वह सारफेसी के दायरे में आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया क्लैरिफिकेशन ने यह सिद्ध किया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ मामले के फैक्ट पर निर्भर करेगा। कुछ फेमस केस बताती हूँ। इसमें पहला है के श्रीधर वर्सेस राउस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। कृषि भूमि पर एग्जम्पशन के पैमाने पर अहम निर्देश दिया था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने। सेकंड, पोल्ट्री फार्म वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सेक्शन 14 जैसे प्रावधानों पर डायरेक्शन और डीआरटी जैसे प्रोसेस पर अंकुश लगाता है। और कई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं जिनकी सूची और डिटेल्स पेपर्स वायलेशंस मौजूद हैं, जो प्रोसीजरल लिमिट्स और डूज एंड डोंट्स बताती है। इस एक्ट का इम्पैक्ट बैंकिंग पर और लोगों पर क्या रहा। पहला, बैंकिंग पर क्या असर रहा। सारफेसी ने बैंक को तेजी से एसेट रिकवर करने का लीगल साधन दिया, जिससे एनपीए के खिलाफ एक्शन तेज हुआ और रिकवरी रेट्स बेहतर हुए। कई अध्ययन और रिपोर्ट बताते हैं कि रेसिडुअल रीस्ट्रक्चरिंग और एआरसीज की वजह से रिकवरी में सुधार हुआ।
डिफॉल्टर्स के खिलाफ ताकत बढ़ी, लेकिन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स ना होने पर या गलत नोटिस गलत तरीके से नीलामी होने पर बोरोवर्स को बड़ी परेशानियां भी हुई। इसलिए बोरोवर प्रोटेक्शंस और जुडिशियल डीआरटी रिव्यू बहुत ज़रूरी है। अब इसमें चुनौतियां क्या रही? पहली चुनौती थी कि कोर्ट फ्री शक्ति होने के कारण प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का सवाल उठता है। गलत नोटिस, गलत नकली ऑक्शन की शिकायतें मिलती रहीं। दूसरा, सारफेसी केवल सिक्योर्ड लोन्स पर ही लागू होता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिट पर नहीं होता। तीसरा, गरीब छोटे व्यवसायी जो कोलेटरल बेस्ड लोन देते हैं, उनके लिए यह कड़ा सिद्ध हो सकता है। मान लीजिए कि राम ने बैंक से 50 लाख का लोन लिया और अपना फैक्ट्री प्लॉट बैंक को सिक्योरिटी में दिया। 2 साल बाद डिफॉल्ट हुआ। बैंक ने 60 दिन का डिमांड नोटिस भेजी। राम ने जवाब नहीं दिया। बैंक ने ऑथराइज्ड ऑफिसर के जरिए पोजीशन ले लिया और ऑक्शन कर दिया। ऑक्शन में पैसा रिकवर हुआ। राम का बिजनेस बंद हो गया। यदि राम ने समय पर रिप्रेजेंटेशन किया होता या डीआरटी में चैलेंज किया होता, आउटकम बदल सकता था। क्या बदल गया? एक्ट्स के साथ आरबीआई के गाइडेंस, एआरसीज का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एससी के जजमेंट ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को शेप किया। यानी कानून के टेक्स्ट के साथ साथ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और रेगुलेटरी सर्कुलर भी अहम है। क्या करना चाहिए अगर आपका लोन एनपीए हो? पहली चीज, नोटिस मिलते ही तुरंत लॉयर से संपर्क करें। सेकंड, डिमांड नोटिस के अंदर रिप्रेजेंटेशन सेटलमेंट कोशिश करें। तीसरा, डीआरटी में चैलेंज एक मजबूत तरीका हो सकता है अगर प्रोसीजरल डेफिशिएंसी हो। अगर आपकी जमीन सच में खेती में है तो उसका एक्चुअल यूज का सबूत रखें, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ फील्ड एविडेंस भी। तो ये था सारफेसी एक्ट का सच, एक ऐसा कानून जो बैंक को ताकत देता है पर साथ ही हमें जागरूक रहने की जिम्मेदारी भी देता है। याद रखिए, कानून की जानकारी सिर्फ लॉयर के लिए नहीं होती है, हर नागरिक के लिए होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि अपनी मेहनत की कमाई हुई ज़मीन सिर्फ जानकारी की कमी से की वजह से कोई खो ना दे। और ऐसे ही कानूनों को आसान भाषा में समझाने के लिए मैं हर हफ्ते एक वीडियो लाती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।